हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैं आपको इंटेक्स क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको नोट डाउन करने में इजी रहे। तो सबसे पहले पेज नंबर 32 का इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम मतलब होता है Na, सोडियम मेटल का जो सिंबल है। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो ये होता है CH3COOH। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये फॉर्मूलाज की हमें अभी ज़रूरत है क्या? तो अभी राइट नाउ इस क्वेश्चन में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़रूरत अब धीरे धीरे आपको पड़ेगी। तो आप साथ के साथ फॉर्मूलाज बनाना भी सीखें, हर एक चीज़ को नोट डाउन करें। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड। तो ये सोडियम कार्बोनेट आपका एक रिएक्टेंट है और इथेनॉइक एसिड एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं, एरो के बाद राइट हैंड साइड में ये आ गए आपके प्रोडक्ट। show that these observations are in agreement with law of conservation of mass। तो law of conservation of mass क्या कहता है कि भाई जितना अमाउंट रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप कुकर में 10 किलो चावल बना रहे हो तो कितना किलो निकलेगा? 10 किलो ही निकलेगा पकने के बाद। ऐसा तो नहीं है 11 किलो हो जाएगा या घट के 9 किलो हो जाएगा। तो बिल्कुल जितना यहाँ पे आपका मास है रिएक्टेंट में और उतना ही आपका मास होना चाहिए प्रोडक्ट में। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, मास का समेशन कर लेंगे। समेशन मतलब एडिशन, यहाँ का प्लस कर लेंगे, यहाँ का प्लस कर लेंगे, और जैसे मैथ्स में LHS इक्वल्स टू RHS करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम उसको चेक कर लेंगे। तो देखो, इन अ रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ इथेनॉइक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम इथेनॉइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड, सोडियम इथेनॉइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो सबके मास आपको गिवन है। देखो सोडियम कार्बोनेट का है 5.3 ग्राम, इथेनॉइक एसिड का है 6 ग्राम। तो यहाँ पे देखो टोटल मास बिफोर रिएक्शन यानी रिएक्टेंट का कितना है 11.3 ग्राम, यानी 11.3 ग्राम आपने रिएक्टेंट्स लिए। अब प्रोडक्ट का देख लो, सोडियम इथेनॉइड का 8.2, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 और मास ऑफ वाटर है 0.9। इन तीनों को हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट का तो भी 11.3 ग्राम आ रहा है। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट है। तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। देयरफॉर द टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। Hence the given observations are in agreement with this law of conservation of mass। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 33 पे है। Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water। 1:8 by mass का मतलब होता है एक हाइड्रोजन के साथ में 8 ऑक्सीजन। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। तो जब एक के साथ में एक हाइड्रोजन के साथ में 8 चाहिए ऑक्सीजन, तो 3 हाइड्रोजन के साथ में कितने चाहिए? सिंपल, अगर एक के साथ में 8 चाहिए तो 3 हाइड्रोजन के साथ कितने चाहिए? 8 3 24। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। It is given that ratio of hydrogen and oxygen by mass is to form water is 1:8. Then the mass of oxygen gas required to react completely with 1 gram of hydrogen gas is 8 gram. Therefore, the mass of oxygen gas required to react completely with 3 gram of hydrogen gas is 8 into 3। तो कितना आ जाएगा? 24, यानी 3:24 का रेशियो आ जाएगा। आप 3/24 करके देख लो, 3/24 करोगे तो 1:8 का रेशियो आ जाएगा बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन की एटॉमिक थियोरी हमें क्या बताती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में? तो बताती है एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी नॉन लिविंग चीज़ का। विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जिसको ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। क्या है वो? जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये डाल्टन का एटॉमिक थियोरी कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, जैसे आप अगर खाना बनाते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि अगर आपको नमक डालना है तो कितना चम्मच डालना है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा ज़्यादा डाल देंगे, थोड़ा सा एक चुटकी भी, तो खाना खारा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा एक चुटकी कम भी डाल देंगे तो खाना फीका हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मल रूटीन में भी हर एक चीज़ डेफिनेट प्रपोर्शन की होती है, वैसे ही कोई भी केमिकल को अगर हम बनाते हैं तो वो डेफिनेट प्रपोर्शन में होता है। जैसे आपको वाटर बनाना है तो आपको H2O ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप H3O ले लो या H2O2 ले लो। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा जो जहर है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन ही लेना पड़ेगा। द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। किसी भी एलिमेंट को आप कंबाइन कर रहे हो, कंपाउंड बना रहे हो, तो वो कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में वाटर का कुछ अलग फॉर्मूला होता होगा, कनाडा में कुछ अलग होता होगा। नहीं, पूरी दुनिया में वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। अब देखो पेज नंबर 35 पे जो इंडेक्स क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉम का मास अगर हम देखेंगे तो वो हम किसके हिसाब से निकालते हैं, तो मैंने बताया था आपको मेरे लेक्चर्स के दौरान। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने चैप्टर की बेसिक डिटेल्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1/12, 12 क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास। जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो जो निकलता है उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये सभी के लिए कॉमन है। एक स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं ना किसी भी कोई भी चीज़ के लिए, जैसे अगर हमें ऐसा यूनिट देखना है डिस्टेंस का तो वो होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का तो वो होता है मीटर, है ना। तो वैसे ही ऐसा यूनिट किसी भी एटम के मास का हमने ले लिया है 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम U से लिखते हैं, और वो हम कहाँ से लेके आए हैं? 1/12 कार्बन के एटॉमिक मास को 1 से डिवाइड करके कितना होता है उसका? 12 एटॉमिक मास होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज इट पॉसिबल, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज। नेकेड का मतलब होता है खुली आंखें। तो भाई ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम एटम को अपनी खुली आंखों से देख सके? तो देखो द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विथ नेकेड आइज। ऑल्सो एटम इज एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम जो है वो बहुत ही छोटा होता है। इसकी साइज़ आप लिख लीजिए 10⁻⁻10 मीटर होती है। मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान ये सब कुछ समझाया, एटम की साइज़, न्यूक्लियस की साइज़। तो ये इतनी छोटी साइज़ होती है कि जिसको माइनस में 10⁻⁻10, तो माइनस और ऊपर से 10 ज़ीरो, 5 ज़ीरो यानी 1 लाख हो जाता है। तो सोचिए 10 ज़ीरो तो बहुत ही बड़ी अमाउंट हो गई, बहुत ही बड़ा नंबर हो गया। इतनी छोटी साइज़ है तो हम उसको नहीं देख सकते। और दूसरी बात ही कि अकेला एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो अगर बहुत सारे एटम होंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, वो फिर एलिमेंट बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक सेकेंड, यस 39 पेज नंबर पे देखिए, राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, अगर आप अपने दोस्त के साथ हो, अपना लंच शेयर कर रहे हो, तो सपोज करो वो रोटी सब्जी लेकर आया है, आप सैंडविच लेकर आए हो, आपको जितना सैंडविच खाना था आपने वो खाया, फिर आपको रोटी सब्जी खानी है आप उससे ले लोगे, आपका जो सैंडविच होगा वो आप उसको ऑफर कर दोगे, यानी गिव एंड टेक चलता है ना। दो साथी कब बनेंगे? जब उनके बीच में गिव एंड टेक चलेगा। तो सोडियम ऑक्साइड हमें पता है, यहाँ पे सोडियम यानी Na है, ऑक्साइड यानी वहाँ ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सल्फर है, सल्फाइड, मैग्नीशियम है, Mg, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी OH है। अब हमेशा ये याद रखो कि मैंने आपको सिखाया था मेरे लेक्चर्स के दौरान, और मैं फिर अभी समझा देती हूँ कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल होता है 2 8 8 18।
और ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। जो भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। तो देखो अब इन दोनों के बीच में आसानी से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, एक संबंध हो जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा। और सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, बदले में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 के हिसाब से आप अगर इसको ऑक्टेट में रखोगे तो ये आएगा, आप रख के देखिए अपनी नोटबुक में, 281। ठीक है, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 281। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन का अगर आप ऑक्टेट रूल बनाएंगे तो वो बनेगा 26। आप बनाकर देख लीजिए, 26। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सोडियम एक दे रहा है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो 2 सोडियम ले लेंगे, क्योंकि 2 सोडियम क्या देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, सामने एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये हो गया यहाँ पे आपका Na2O। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बच्चों एल्यूमिनियम का आप एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z, तो Z को लिख लीजिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। आप ऑक्टेट रूल में बना के देखो कितना बनेगा, 283। कितना बनेगा, 283। एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा ताकि 28 के ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में वो फिट हो जाए। अब 3 इलेक्ट्रॉन को देगा तो सामने क्लोरीन ऐसा होना चाहिए जो 3 इलेक्ट्रॉन को ले सके। अब क्लोरीन की वैलेंसी आपको पता है -1 होती है, एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है। अब सामने से 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमारे पास 3 क्लोरीन होने चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो सामने 3 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेंगे और ये हो गया हमारा एकदम न्यूट्रल कंपाउंड। देखो यहाँ से +3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एल्यूमिनियम में से, और क्लोरीन +3 माइनस, यहाँ पे एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये +3 हो रहा है। क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये -3 हो जाएगा। अब देखो सोडियम सल्फाइड, वापस से आपको पता है सोडियम सल्फाइड, S यानी सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ऑक्टेट नंबर में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लीजिए, सल्फर क्या करेगा, 16 यानी 286। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम +1 देता है, अभी अभी हमने ऊपर देखा है, तो 2 सोडियम हम रख लेंगे, 2 सोडियम +2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे और सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो ये भी यहाँ पे एक कंपाउंड बना लेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपको पता है, Mg मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो बनेगा 282, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब OH का चार्ज होता है -1। OH मिल के 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो OH क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखो MgOH होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इस तरीके से इसके फॉर्मूला लिखे जाएंगे। आपको हर एक चीज़ अपनी कॉपी में लिखनी है ताकि आप बहुत अच्छे से साथ के साथ समझते जाओ। अब देखो, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है एल्यूमिनियम है और SO4। स्टूडेंट्स राइट डाउन इन योर नोटबुक, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है, ये बैलेंसिंग के लिए एटम्स है। फिर देखो CaCl2, तो ये साफ साफ बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4, तो हमें ये पता है SO4 क्या होता है, सल्फेट। K होता है पोटेशियम, तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। KNO3, तो NO3 क्या होता है हमारा, नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, प्लीज़ आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 4th नंबर में ऐड कर लीजिए। तो 4th नंबर में ये 5th नंबर एक्चुअली ऊपर आ गया है, तो KNO3, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 को हम नाइट्रेट बोलते हैं। और CaCO3, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 होता है कार्बोनेट। ओके, तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले का
नाम बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, तो देखो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल फॉर्मूला किसी भी चीज़ का है, जैसे H2O है, वाटर, या फिर नमक है NaCl, तो सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। From the chemical formula of a compound, we can know the number and kinds of atoms of different element that constitute the compound. तो फॉर्मूला से हमें पता चल जाता है आसानी से। सपोज मैं कहूँ H2O यानी वाटर, तो आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, अलग अलग एलिमेंट मिलके बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला CO2 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वी कम टू नो दैट 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड। दोनों, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम केमिकली बॉन्ड हुए हैं, साथ में जुड़े हैं टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। आपको पता है ग्रुप ऑफ एटम्स या 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो आगे देखते हैं Question number 4. How many atoms are present in H2S molecule and PO4-3 आयन। तो भाई यहाँ पर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हमें साफ, यहाँ कितने एटम्स मौजूद हैं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है H2S में 2 हाइड्रोजन के 1 सल्फर का एटम प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, बिकॉज 2 और मोर देन 2 एटम्स, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो देखो देयर आर एटम्स प्रेजेंट, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ सल्फर। इन PO4-3 आयन के अंदर एक फॉस्फोरस का, 4 ऑक्सीजन का, यानी कुल 5 एटम प्रेजेंट है, 1 ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमको लिखना है। एग्जाम में ये सब आता है स्टूडेंट्स, ये आपके 11th 10th 11th 12th का बेस है। फिर है पेज नंबर 40 पे आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2, O2, Cl2, CO2, CH4। तो ये आपको कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इसकी मॉलिक्यूलर मास आपको पता करने। बच्चों मॉलिक्यूलर मास पता करना सबसे अच्छी, आसान कह दो, सबसे आसान है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास भी होता है 1, 2 एटम है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, देखो 2 एटम है, 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो 2 × 1 तो 2 यूनिट हो जाएगा। ऑक्सीजन, एक एटम का मास होता है 16, तो 2 एटम आपको दिख रहे O2, तो 2 × 16 32। फिर Cl2, एक क्लोरीन का होता है 35, एक क्लोरीन का होता है 35, 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा 71। CO2, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे देख लो 12 × 12 + 2 × 16, 12, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के एटम है और जिसका मास होता है 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44 यूनिट्स। अब बात करते हैं CH4 की। CH4 होता है मीथेन, तो आप ये नाम भी लिख लें साथ के साथ कि CH4 का नाम क्या होता है, बिकॉज आपको आगे चल के ये नाम से ही फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, मास निकालना पड़ेगा। कार्बन का देखो हो गया 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 = 4, 4 + 12 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। फिर देखो C2H6, कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है, 12 × 2 24 और 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 24 + 6 कितना हो जाएगा 30। तो अब कैलकुलेट करने की भी, ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हो गया 30। फिर देखो C2H4, ये होता है हमारा इथीन। अब ये क्या होता है इथीन, ये सब आप सीखेंगे अपने 10th स्टैंडर्ड में, आप लिख सकते हैं नाम साथ के साथ, इसे हम इथीन कहते हैं। अब देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 × 2 = 24 और हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 24 + 4 यानी 28। अब देखो NH3 मतलब हो गया अमोनिया, आप लिख सकते हो अमोनिया। अमोनिया का एटॉमिक मास देखो नाइट्रोजन का होता है 14, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 × 1 यानी 3, 14 + 3 कितना हो गया 17। फिर यहाँ पे आगे इथेनॉल, अल्कोहल है ये, CH3OH। अब अल्कोहल को इसका निकालेंगे तो एक कार्बन का हो गया 12, 3 और +1, ये 4 हाइड्रोजन है इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो 4 × 1 यानी 4,
एक ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 4 हो गया 16, 16 प्लस 16 हो गया 32। तो इस तरीके से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। तो अब मास आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिंक का होता है 65 यूनिट्स, सोडियम का होता है 23 यूनिट्स, पोटेशियम का होता है 39 यूनिट्स, कार्बन का होता है 12 यूनिट्स, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस में दे रखे हैं मासेस, आगे चल के आपको प्रैक्टिस कर करके याद रखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपको जिंक का दे रखा होगा, लेकिन 1 to 20 के तो आपको एटलीस्ट याद करने पड़ेंगे कि भाई सोडियम का कितना होता है, पोटेशियम का भी एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो इस तरीके से तो फॉर्मूला मास यूनिट की बात करें जिंक ऑक्साइड, तो साफ साफ पता है कि जिंक का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऐड कर देंगे 65 प्लस 16 तो 81 यूनिट्स मिल गया। Na2O का कर देंगे तो 2, सोडियम कितने हैं 2, 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास है 23, तो 2 इंटू 23 आप करेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 46 प्लस 16 करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 62। फिर फॉर्मूला मास है आपका K2CO3, पोटेशियम क्रोमेट का 2 पोटेशियम है 39 टूजा, प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 इंटू 16 टोटल करेंगे तो 138 यूनिट्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 42 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम, अगर 1 मोल कार्बन का वेट है 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट है 12 ग्राम, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम भी कितना होगा 12 ग्राम, क्योंकि 1 कार्बन यानी कितना होता है, ऑब्वियस बात है, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो एक कार्बन 1 मोल का कितना है, यहाँ पे गिवन है 12 ग्राम, और असली में भी कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम। देन मास ऑफ कार्बन, अगर हमें किसी का भी मास पता करना है तो हमें पता है एवोगैड्रो नंबर से क्या करना है बच्चों, उसको डिवाइड कर देना है, ऑब्वियस बात है। तो मास ऑफ कार्बन एटम अगर 12 गिवन है, किसी भी एक एटम का मास पता करना है, तो जितना भी ग्राम दिया हुआ है उसमें से एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एक कार्बन के एटम का मास मिल जाएगा। एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये हमें मिल गया एक कार्बन एटम का मास। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 100 ग्राम सोडियम के पास होंगे। सोडियम एक मेटल है, उसके 100 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, उसका कितने नंबर होंगे, या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन। आयरन बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 56 होता है, और देखो सोडियम का बहुत ही कम एटॉमिक मास है, यानी वजन में हल्का है सोडियम, तो ज़्यादा एटम्स किस में होंगे देखना है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 है। अब ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का भी ग्राम एटॉमिक मास भी 23 है, ग्राम में अगर ले लें हम, तो सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करेंगे टोटल मास से इनटू 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 100 हमने क्यों किया है, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास था हमारे पास में, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 2.6182 इंटू 10 टू द पावर 24 नंबर ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर लेना है उसके एटॉमिक मास से, जो भी उसको दे रखा है ग्राम एटॉमिक मास से। सेम चीज़ कर लेंगे हम आयरन के लिए, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर देंगे 56 से इंटू 100, तो हमें क्या मिल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स देन 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये तो हमें सीधा सीधा ही पता चल रहा था, क्योंकि सोडियम का क्या है मास कम है, तो 100 ग्राम के अंदर कितने एटम्स चढ़ेंगे, बहुत सारे, और हमको पता है कि फेरस का मास ज़्यादा है, तो थोड़े से एटम में भी वो 100 ग्राम क्या हो जाएंगे, उसके जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आपके पास क्वेश्चन है, ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन
ऑक्सीजन और बोरोन दोनों का कंपाउंड मिल रहा है हमको, फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम. If boron and 0.144 gram of oxygen, calculate the percentage composition of compound by weight. तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि आपको बोरोन का मास दे रखा है, ऑक्सीजन का मास दे रखा है, दोनों को मिला के सैंपल का मास इतना दे रखा है. तो भाई अगर मैं ये कहूँ कि बोरोन को आप समझ लो कि ये आपके बायोलॉजी के मार्क्स हैं, ऑक्सीजन को आप समझ लो ये आपके मैथ्स के मार्क्स हैं, और मैं आपको कहूँ भाई टोटल में से बायोलॉजी का कितना परसेंटेज है, मैथ्स का कितना परसेंटेज है, तो आप क्या करेंगे, बायोलॉजी के मार्क्स को डिवाइड कर देंगे टोटल में से इंटू 100 तो परसेंटेज निकल गया, मैथ्स के मार्क्स को डिवाइड कर देंगे टोटल में से इंटू 100 परसेंटेज मिल गया. तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना मतलब जो गिवन मास है उसको टोटल में से डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो. तो देखो 10% ऑफ बोरोन बाय वेट इन द कंपाउंड कितना हो जाएगा, जो भी आपका गिवन मास है उसको टोटल में से आप डिवाइड कर रहे हो, इंटू 100 कर रहे हो, तो 40% आपका बोरोन का मास है. अब आप ऐसे भी पता कर सकते हो, दो ही एलिमेंट थे तो 100 में से 40 का अगर बोरोन है तो बाकी का 60 क्या बच रहा है, ऑब्वियसली हमारा ऑक्सीजन बच रहा है. लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते, तो ऑक्सीजन का जो गिवन मास है अपॉन टोटल मास इंटू 100 तो 60 आ गया, 40 प्लस 60 कितना हो गया 100. तो हम लोग बिल्कुल सही हैं. तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 3 ग्राम कार्बन है किसकी प्रेजेंस में, 8 ग्राम ऑक्सीजन के. 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, 11 ग्राम दे रहा है. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. अगर हम 3 ग्राम कार्बन को जला रहे हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों क्या है बच्चों, रिएक्टेंट. 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 रिएक्ट कर रहा है और 11 प्रोडक्ट मिल रहा है. तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल हो गया. What mass of carbon dioxide will formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? तो 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अगर हम जला रहे, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला फॉलो करेगा, बताओ. चलो ये पूछ रहे हैं आपसे. तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनेगा तो यही. अब देखो 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पे ट्विस्ट किया है, ये कह रहे हैं कि अगर 3 ग्राम कार्बन को हम बर्न करवा रहे 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा. तो हमें पता है 3 ग्राम तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में ही रिएक्ट करेगा, ये तो फिक्स है, 3 ग्राम रिएक्ट करेगा 8 ग्राम के साथ में. तो बाकी का 42 ग्राम ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा अनरिएक्टिव, कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा. तो इसका मतलब बनेगा तो वही 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वेस्ट हो जाएगा, तो हम इसके लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ चुके हैं. कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब मात्रा तो यही रखनी पड़ेगी अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है. तो समझ में, अगर मुझे H2O बनाना है तो मेरे पास चाहे कितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पड़े हों, लेकिन मैं H2O के अंदर ऐसे नहीं कि मेरे पास 10 ऑक्सीजन पड़े हैं तो मैं H2O 10 बना दूं, नहीं, तो फिर वो पानी नहीं बनेगा. तो इसीलिए ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के फेवर में जाता है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल. तो पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मतलब एटम, और आयंस का मतलब होता है जो चार्ज कैरी करते हैं. उसकी एग्जांपल भी दे देते हैं. तो देखो अ पॉली एटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज. ऐसा पॉली एटॉमिक आयन जिसके अंदर क्या है, खूब सारे एटम्स है और उसके ऊपर कोई चार्ज भी है, वो फिर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो एग्जांपल हो गया NH4+ जिसे हम अमोनियम कहते हैं, हाइड्रोक्साइड यानी OH-, कार्बोनेट यानी CO3 के ऊपर 2- का चार्ज होता है. यहाँ पे सल्फेट आयन है, तो यहाँ पे आप बीच में इसमें स्पेस दे देना, देखो स्पेस करना रह गया, दैट इज सल्फेट आयन. तो SO4 क्या होता है, -2. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पे फिर से हमारे पास में केमिकल फॉर्मूला आ गया जो मैंने ऊपर समझाया था। वैसे ही देखो मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्लोरीन की -1 वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है। यानी मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। तो क्या 2 एक क्लोरीन लगा रहे हैं तो Mg और Cl2 ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। तो इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये बन गया CaO। कॉपर नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का अभी हमने जस्ट देखा है, नाइट्रेट का होता है NO3-2, कॉपर का क्या होता है +2, NO3 का होता है -1, कॉपर का क्या होता है +2। तो कितने NO3 चाहिए, 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे NO3 होल ट्वाइस, ये कॉपर। अब देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने इंटेक्स में भी देखा था, AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3, कार्बोनेट का होता है -2, कैल्शियम का होता है +2, तो ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो नेक्स्ट देखो, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, तो क्विकलाइम यानी चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन भी है ब्रोमीन भी है, बेकिंग पाउडर, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम सल्फेट यानी K भी है, और SO4 भी है। तो देखो यहाँ पे क्विकलाइम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर हाइड्रोजन ब्रोमीन होता है, बेकिंग पाउडर के अंदर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम यानी K और SO सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, तो इथाइन C2H2 का मोलर मास, कार्बन का 12, 2 कार्बन है यानी 12 × 2 24, 24 हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 24 + 2 यानी 24 + 2 हो जाएगा हमारा 26, 12 2 = 24, 24 + 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मैंने गलती की है, आप इसको यहाँ पे प्लीज़ सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 28 नहीं आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 12 2 = 24, 24 + 2 26 आएगा। यहाँ पे मैंने गलती से 28 लिख दिया है, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। फिर सल्फर देखिए, सल्फर है S8, एक सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास, एक सल्फर का होता है 32, तो 32 × 8 करेंगे तो 256 आएगा। आप फिर भी इनको सभी को वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं जल्दबाजी में मैंने मिस्टेक ना की हो। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल होता है P4, एक फॉस्फोरस का होता है 31, तो 4 × 31 आ जाएगा 124। फिर HCl, एक हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो 1 + 35.5 ये तो सबसे आसान है 36.5। फिर HNO3, एक हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन के 3 एटम है 3 × 16, तो ये देखो कितने हो जाएंगे, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 16 3 = 48, 48 + 14 62 + 1 63, तो ये 63 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के एटम का कितना मास होगा, फिर 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का कितना मास होगा, फिर 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का कितना मास होगा। तो देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यानी N2 का 1 मोल कितना होएगा, हमेशा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये होएगा 14। फिर मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो 4 × 27 ये हो जाएगा 108 ग्राम, ठीक है। फिर द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो Na2SO3, तो 10 से हम इसके पूरे के पूरे मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1260 ग्राम्स। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट इनटू मोल, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को मोल में कन्वर्ट करना है, 12 ग्राम ऑफ वाटर को, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आएंगे। हमको पता है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक गैस है, O2 के फॉर्म में रहती है, तो कितनी हो जाएगी 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का 1 मोल बनता है। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन का कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12/32 तो आ जाएगा
0.375 मोल। इसको हमें क्या करना है, सिंपली आप ये समझो बच्चों, मैंने आपको मोल ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, आप लिख लो प्लीज उसको, कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमें साफ साफ दे रखा है 12 ग्राम ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल का मास कितना होता है O2 का 32, तो 12/32 करोगे तो 0.375 मोल मिल जाएगा। अब 12 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, वाटर H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो H2O 2 हाइड्रोजन के प्लस 16 ऑक्सीजन का यानी 18 ग्राम हुआ उसका मॉलिक्यूलर मास। अब आपको गिवन है उसमें से 12 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने फिर से देखिए लिखने में मिस्टेक की है, तो इसे इम्प्रूव कर लीजिए। गिवन है हमें 12 ग्राम ऑफ वाटर, तो आई गेस क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर में मिस्टेक है, आप देख लीजिए इसको। अगर ये 12 ग्राम ऑफ वाटर होगा तो 12/20 आएगा, और अगर 20 ग्राम वाटर होगा तो 20/18 आएगा। ठीक है, तो 20/18 आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या होएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सिंपल। फिर बाद में नेक्स्ट है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 32, 12 प्लस 32 कितना हो गया 44, तो 22/44 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 0.5 मोल ये आंसर आ जाएगा। एक बार हर एक चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर ऑक्सीजन एटम का मास अगर हमें ढूंढना है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है 16 ग्राम, तो 0.2 मोल ऑफ एटम का कितना होगा, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2 ग्राम मिल जाएगा। 0.5 मोल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल कितना हो, कितने मॉलिक्यूल्स का मास होगा, तो सिंपल है, साफ साफ पता चल रहा है 0.5 है, एक का होता है 18 ग्राम, तो 0.5 इंटू 18 कितना हो गया 9 ग्राम। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम इसका क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो सल्फर कैसा है, सॉलिड है, 16 ग्राम अपने पास सल्फर है, तो नंबर ऑफ सल्फर के मॉलिक्यूल्स हमें निकालने। तो आपको पता है कि सल्फर है सॉलिड, एक सल्फर का क्या दे रखा है 8 एटम का अरेंजमेंट दे रखा है, तो 8 इंटू 32 कितने हो जाएंगे, टोटल 256 ग्राम इसका वजन हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल का 16 ग्राम, अगर एक मॉलिक्यूल का 16 ग्राम है तो फिर कितना हो जाएगा 32 ग्राम का, तो 256 हो जाएगा। 256 सॉलिड सल्फर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या करेंगे हम 16 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास में एवोगैड्रो कांस्टेंट से हम टोटल मोल्स को, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे इनटू 16 मॉलिक्यूल्स, तो कितना आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स अप्रॉक्सीमेटली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हिंट है द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 यूनिट। तो यहाँ पे देखो 1 मोल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, 1 मोल, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, तो ये आ गया 102 ग्राम्स, दैट इज 102 ग्राम्स। Al2O3 के मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या है कांस्टेंट है। अब मुझे इसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से टोटल को डिवाइड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इतने मॉलिक्यूल मिल गए कि इतने 102 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस Al3+ प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 2। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि Al कितने हैं 2, एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है 3, तो कितना बनाता है +3, तो Al+3 वाली कितने आयन है 2। द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3 प्रेजेंट इन इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर Al2O3 के फॉर्मूला के हिसाब से, तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20 हम करेंगे तो इतने हमारे मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, इतना हमारा मास निकल रहा है। ठीक है, इतने Al2 +3 Al2 का मॉलिक्यूलर मास निकल रहा है।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है, एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये क्या है, कैलकुलेशंस हैं, एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करो, फिर से सुनो, आप साथ के साथ लिखते जाओ, प्रैक्टिस करो। आप ये समझो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे वैलेंसी रखते हैं, कैसे ऑक्टेट रखते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। ये कोई हवाबाजी, हवा में बात करने वाली बात नहीं, बड़ी डीप में समझने वाली बात है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।